मैं अंकित कुमार आज फिर से आया हूँ न्यू वीडियो लेकर आप लोग के बीच अरिहंत क्लास यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और आप लोग को एक अच्छी सी जानकारी दे दें, इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग को हर सब्जेक्ट का अच्छे से और अच्छे फैकल्टी के द्वारा आप लोग को नीट और एम्स की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग अच्छे से सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के बीच मिलता रहे। और हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि आहार नाल पढ़ लिए थे और उसी में हम लोग का कुछ पार्ट बाकी रह गया था। जैसे हम इसोफेगस तक पढ़ चुके थे, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे स्टोमक के बारे में। और स्टोमक में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि वो कितने भाग में बटे होते हैं। तो स्टोमक कितने भाग में बटे होते हैं? 3 भाग बताए थे। एक फुंडिक पार्ट होता है, सबसे ऊपर वाले पार्ट, उसके बाद होता है कार्डियक पार्ट, उसके बाद होता है पाइलोरिक पार्ट, उसके बाद आएगा हम लोग का आंत का पार्ट जो ड्यूडेनम से शुरू होगा। लेकिन हम लोग सबसे पहले आमाशय के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे आंत के बारे में। तो आमाशय में क्या होता है? आमाशय की जितने भी आहार नाल में, सभी आहार नाल में 4 लेयर पाए जाते हैं। तो उसमें सबसे अंदर वाले लेयर को सबम्यूकोसा, और उसके बाद होता है अंदर वाले लेयर को म्यूकोसा, उसके बाद आता है सबम्यूकोसा। तो हम लोग को म्यूकोसा लेयर में देखते हैं आमाशय में 3 प्रकार की कुछ ग्रंथियां पाई जाती है, जिसमें 3 प्रकार की कोशिका उपस्थित होते हैं। उसको जो ग्रंथियां होते हैं उसको जठरिया ग्रंथियां या गैस्ट्रिक गैलैंड बोलते हैं। और ये ग्रंथियां है 3 प्रकार की कोशिका से बनी होती है, और तीनों कोशिका से अलग अलग केमिकल सब्सटेंस यानी कि रासायनिक पदार्थ का स्राव होता है, यानी सेक्रेशन होता है। उसमें 3 सेल हैं: श्लेष्म कोशिकाएं, म्यूकस सेल, भीतीय एवं अम्लजन कोशिकाएं, पेराइटल या ऑक्सेंटिक सेल, तीसरा आएगा मुख्य या जैमोजिन कोशिकाएं, चिप और जैमोजिन सेल। तो इसमें देखेंगे कि सभी सेल का काम क्या है। तो इसमें हम लोग का सबसे पहला कौन सा है? श्लेष्म कोशिका यानी म्यूकस सेल। नाम से ही पता चल रहा है कि म्यूकस सेल है। तो ये क्या बताए थे? म्यूकस सेल क्या करता है? म्यूकस का स्राव करता है। उसके बाद आता है पेराइटल सेल या ऑक्सेंटिक सेल। ये क्या करेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl का स्राव करता है। उसके बाद आएगा मुख्य या जैमोजिन कोशिकाएं, चिप और जैमोजिन सेल। ये क्या करता है? पेप्सिनोजेन या प्रोरेनिन हार्मोन का स्राव करता है। और ये पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन होते हैं निष्क्रिय रूप में होते हैं। निष्क्रिय रूप में कहने का मतलब ये इनएक्टिव फॉर्म होते हैं, इसका कोई काम अभी नहीं है। इसको एक्टिव बनाने के लिए क्या होगा? ऑक्सेंटिक सेल से जो HCl हार्मोन स्रावित होता है, उसके संपर्क में आने पर पेप्सिनोजेन या प्रोरेनिन जब इसके संपर्क में आते हैं तो पेप्सिन और रेनिन में परिवर्तित होते हैं। और ये पेप्सिन हार्मोन जो है ये प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेवार होते हैं। और ये रेनिन क्या होता है? दूध में उपस्थित कैसिन प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेवार होते हैं। इसका हम लोग बता चुके हैं कि भोजन में मुख्य रूप से 3 पदार्थ खाते हैं। कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। तो प्रोटीन बताए थे, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख से शुरू हो जाता है। तो इसी तरह हम वहां पर क्या होता है? प्रोटीन और लिपिड का पाचन तो मुख से होता नहीं है शुरू, तो इसका भी तो कहीं न कहीं पाचन होता होगा। तो इसका पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो हम लोग देखें कि पेप्सिन हार्मोन किसके पाचन के लिए जिम्मेवार होता है? प्रोटीन। और ये बन कहाँ रहा है? आमाशय में। तो इसका मतलब हम लोग जान गए कि प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू होगा। और बच गया कौन? लिपिड। उसके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन प्रोटीन का पाचन यहाँ से शुरू हुआ, और मुख्य में बता दिए थे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कितना होता है? सिर्फ 30%। उसका भी यहाँ पे होगा पाचन। लेकिन इसके आगे देखते हैं आमाशय में क्या प्रोटीन का पाचन शुरू हुआ। अब ये कहाँ पे जाएगा? और प्रोटीन में क्या और आमाशय में क्या हो रहा है? HCl का स्रावित हो रहा है। इसका मतलब HCl हम लोग जानते हैं कि हाईली एसिडिक यानी कि बहुत ज्यादा अम्लीय होते हैं। इसका मतलब आमाशय का pH मान क्या होगा? बहुत कम होगा। और बहुत कम होगा तो आमाशय में क्या होगा? अम्लीय ज्यादा होगा। और अम्लीय ज्यादा होगा तो ये आमाशय की दीवार को क्या करेगा? नष्ट करना चाहेगा। लेकिन इसको नष्ट करने से तो आखिर कोई बचाएगा, तो इसको नष्ट करने से बचाएगा तो वो कहाँ से आएगा? तो इसी सेल से जो म्यूकस का स्राव हो रहा है, इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे कार्बोनेट होते हैं, कार्बोनेट आयन। ये क्या करेगा?
म्यूकोसा जो लेयर है इस लेयर को क्षारीय बनाते रहेगा, और ये अम्ल जब क्षार के नजदीक जाएगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, जिससे अमाशय की परत जलने से बच जाएंगे। नहीं तो हम लोग का बाहरी त्वचा होता है, अगर इस पर HCl डाल दिया जाए तो यहाँ पे फफोला और जल जाते हैं, तो क्या अंदर वाले तो बहुत ज्यादा कोमल होते हैं, उसको जल जाना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे HCl तो एसिडिक है, लेकिन म्यूकस में जो कार्बोनेट आयन जो उपस्थित होते हैं उसके कारण ये क्या होता है, क्षारीय बनते रहता है, जिसके कारण क्षारीय उधर से क्षार आया इधर से बेस दोनों क्या होगा, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, जिसके कारण हमारे अमाशय की लेयर क्या होता है, जलने से बचते हैं। जब उसके आगे हम लोग आएंगे तो उसके बाद देखेंगे कि बाइल जूस के बारे में। इसमें क्या होता है, निम्नलिखित प्रकार के वर्णक यानी पिगमेंट और कुछ कार्बनिक यौगिक उपस्थित होते हैं। पिगमेंट कौन कौन से होते हैं, बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। उसके बाद आएगा हम लोग का बाइल साल्ट, कोलेस्टेरॉल, फॉस्फोलिपिड, ये सब कार्बनिक यौगिक हैं। इसमें क्या बाइल जूस यानी कि पीत रस में क्या बता रहे, कार्बनिक यौगिक होगा या पिगमेंट होगा। हम ये नहीं करें कि इसमें एंजाइम होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसमें एंजाइम उपस्थित नहीं होगा। और उसके आगे आएंगे तो क्या होगा, पैंक्रेटिक जूस यानी कि अग्नाशय रस, इसमें निम्नलिखित प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है, इसमें एंजाइम है, लेकिन इसके ऊपर वाले में क्या था, पित्तरस में कोई एंजाइम उपस्थित नहीं होते हैं। इसमें देखते हैं कौन कौन से एंजाइम है, ट्रेप्सिनोजन, कैमोट्रेप्सिनोजन, अमाइलेज, लाइपेज और निक्यूलेज। ये सब क्या हम लोग का इनएक्टिव फॉर्म, निष्क्रिय रूप में उपस्थित होते हैं। निष्क्रिय रूप में उपस्थित होते हैं तो क्या ये किसी भी प्रकार के भोज्य पदार्थ पे अभी काम नहीं करेंगे, इसको सक्रिय होंगे तब ये क्या करेंगे, भोज्य पदार्थ को पाचन की क्रिया में भाग लेंगे। अब क्या है, इसके आगे आएंगे तो हम लोग को इंटेस्टिनल जूस है, आंत रस को क्या बोलते हैं, सस्कस इंट्रिकस भी कहा जाता है। और इसमें निम्नलिखित प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं, माल्टेज, डाइपेप्टिडेज, लाइपेजेज और न्यूक्लियोसाइडेजेज। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, इसकी छोटी आंत, यानी कि इसमें क्या हो जाता है, लाइपेजेज एंजाइम जो है ये किस चीज में भाग लेगा, लिपिड के पाचन में। अब लिपिड के पाचन में लाइपेजेज एंजाइम होते हैं तो इसको एक्टिव करने के लिए क्या होगा, ये सब तो इनएक्टिव फॉर्म रहेंगे, लेकिन जो स्मॉल आंत है उसके ड्यूडेनम पार्ट में म्यूकोसा लेयर में इंटरोनोकाइनेज एंजाइम का स्राव होता है। वो क्या करेगा, ट्रेप्सिनोजन हार्मोन को ट्रेप्सिन में चेंज करेगा। वो ट्रेप्सिनोजन कहाँ स्रावित हो रहे थे, पित्त रस में, यानी कि अग्नाशय रस में स्रावित हो रहे थे। ये क्या है, ट्रेप्सिनोजन का अग्नाशय रस से स्रावित हुआ, इंटरोनोकाइनेज क्या इसको ट्रेप्सिन यानी कि सक्रिय बनाया। अब ये ट्रेप्सिन क्या करेगा, अग्नाशय रस में उपस्थित जितने एंजाइम थे, अमाइलेज, लाइपेजेज, इस सब को क्या करेगा, ये एक्टिव करेगा। इससे पहले ये सब किस रूप में थे, निष्क्रिय रूप में, लेकिन ट्रेप्सिन के संपर्क में आने पर क्या हो जाएगा, ये सब एक्टिव होंगे। अब ये एक्टिव होंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कौन सा एंजाइम है, लाइपेजेज एंजाइम इसमें भी है। अब लाइपेजेज एंजाइम है तो लाइपेज क्या करता है, लिपिड के पाचन में भाग लेगा, और लिपिड के पाचन में भाग लेगा। और इंटरोनोकाइनेज एंजाइम जानते हैं छोटी आंत में स्रावित होती है, इसका मतलब लिपिड का पाचन कहां से शुरू होगा, छोटी आंत से। यानी कि हम लोग अब सीख चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू होता है, और प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू होता है, और लिपिड का पाचन आंत से शुरू होता है, उसमें भी छोटी आंत से। और ड्यूडेनम की परत में पाचन की क्रिया संपन्न होती है, यानी कि पाचन की क्रिया संपन्न होती है। और अवशोषण ड्यूडेनम के बाद क्या है, जेजुनम और इलियम। और ये इलियम वाले जो पार्ट हैं इस पे बहुत सारे पतले पतले संरचना उभरे हुए रहते हैं, जो क्या होता है, इलियम की दीवार को और जेजुनम की दीवार की सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। और सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या होगा, भोजन का पाचन तो ड्यूडेनम में हो गया, लेकिन इसका सरफेस एरिया बढ़ाने से हुआ कि जो पाचित भोजन था उसका तो अवशोषण भी होगा,
और अवशोषण होने के लिए एब्जॉर्बेशन बोले थे। भोजन को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटने के बाद जो अवशोषित होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बेशन। लेकिन हीलियम की सरफेस एरिया बढ़ा तो अब क्या होगा, इसके अवशोषण के लिए जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा तेजी से क्या होगा, इसका अवशोषण होगा हीलियम की दीवार में। उसके बाद हम लोग कहाँ आएंगे, इसके म्यूकोसा स्तर में गॉबलेट सेल होते हैं। ये गॉबलेट सेल होते हैं जिससे किसका स्राव होगा, म्यूकस इंजाइम का, म्यूकस और इंजाइम का स्राव होगा। इसका मतलब क्या हो रहा था, अमाशय में HCl भी बन रहा था और म्यूकस भी बन रहा था, जिसके कारण ये क्षार और बेस मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे थे। तो यहाँ का पीएच मान 1.5 से 1.8 तक थे। लेकिन क्या यहाँ पे HCl का, अंत में HCl का स्राव हो रहा है? जवाब है नहीं। अगर HCl का अगर स्राव नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो म्यूकस स्राव हो रहा है ये क्या था, क्षारीय था। अगर म्यूकस का स्राव क्षारीय है, ये धीरे धीरे क्या होगा, हमारा क्षारीय होगा, और जिसका पीएच मान 7.4 से 7.8 तक होते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद आएंगे लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, इसके कैस्कम पार्ट, उसमें भी 3 पार्ट पड़े थे, कैस्कम, कोलन और रेक्टम। रेक्टम को मलाशय बोलते हैं। और कैस्कम पार्ट में एक उंगली नमूना संरचना बताए थे, ऐसे करके छोटा सा उंगली नमूना संरचना बाहर निकाले थे। वो क्या था, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये हमारे शरीर में निष्क्रिय रूप में रहते हैं, जिसका कोई काम नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अवशेषीय अंग। और ये बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। उसको निष्क्रिय अवशेषीय अंग मनुष्य में से पूछा जाएगा कि निष्क्रिय अंग कौन है, यानी अवशेषीय अंग कौन है, तो क्या होगा, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और उसके बाद हम लोग का आएगा कोलन, रेक्टम। तो कोलन का कोई काम नहीं आया, जो इसमें भोजन आया था, भोजन आया था, जो बचा हुआ पार्ट, जल उल थोड़ा बहुत रह जाता है, उसका क्या होगा, अवशोषण। अवशोषण कैस्कम और कोलन वाले पार्ट में हो जाएंगे। ये रेक्टम है, यहाँ पर मल का कुछ देर के लिए क्या होता है, फिसेज मैटर, मल को कुछ देर के लिए यहाँ पे स्टोर किया जाता है, यानी कि जमा होता है। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, और कोलन में एक आंत रसांकुर यानी कि इंटेस्टिनल विलाई, जिसके बारे में बोले थे वो सरफेस एरिया बढ़ेगा। यहाँ पर भी अगर सरफेस एरिया बढ़ा तो इसका मतलब क्या होगा, ये पानी का एब्जॉर्बेशन जो थोड़ा बहुत रह जाता है उसका क्या होगा, एब्जॉर्बेशन होगा। इसीलिए जब हम कभी पानी कम पीते हैं तो क्या होगा, पानी कम पीने के कारण कभी कभी देखते हैं कि यहाँ म्यूकस का स्राव कम होगा। म्यूकस का स्राव कम होगा तो यहाँ का मेरा पीएच मान क्या बन पाएगा, क्षारीय। अगर क्षारीय नहीं बन पाएगा तो हर एंजाइम का काम करने के लिए एक निश्चित तापमान और पीएच मान की आवश्यकता होती है। अगर ये पीएच मान इतना नहीं बना तो भोजन की पाचन की क्रिया में क्या होगा, अवरोध होगा, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं कि भोजन के पाचन क्रिया में अवरोध होगा तो खाना सही से पचेगा नहीं। तो और जब हम भोजन लेते हैं तो मुखवास हम लोग बताए थे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है तो किस फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट जाएगा, ग्लूकोज रूप में, और प्रोटीन किस रूप में ऑब्जर्व होगा, एमिनो एसिड और लिपिड, फैटिक एसिड या ग्लिसरॉल के रूप में होते हैं। तो ये अलग अलग है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन में कौन सा, ट्रेप्सिन एंजाइम भाग लेता था जो माल्टोज में बदलता था, और माल्टेज एंजाइम की सहायता से वो ग्लूकोज में बदलता था। और प्रोटीन के पाचन के लिए पेप्सिन, पेप्सिन के सहायता से किस चीज में बदलेगा, पेप्सिन के सहायता से पेप्टोन में बदलेगा, और उसके बाद फिर एमिनो एसिड में। और ये लिपिड, लिपिड किस चीज में बदलेगा, म्यूकस। लिपिड के पाचन में क्या करता है, म्यूकस जो ये बाइल रस है ये क्या करेगा, पाचन की क्रिया में मदद करता है। किस चीज के पाचन में, तो वो हो जाएगा लिपिड के पाचन में बाइल रस मदद करता है। प्रोटीन के पाचन में नहीं, सिर्फ लिपिड के पाचन में। और हम लोग जब जैसे ही भोजन अमाशय में आया, लगभग अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे के लिए जमा होते हैं। और आप लोग ये देखते हैं HCl का, अमाशय में HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करेगा, एसिडिक होने के कारण बहुत सारे
बैक्टीरिया भी यहाँ पे मरेंगे, क्योंकि ज्यादा एसिडिक मीडियम में क्या होगा, बैक्टीरिया या तो मरते हैं या निष्क्रिय रूप में पड़े रहते हैं। यानी कि भोजन को अमाशय में सड़ने से क्या करेंगे, भोजन को अमाशय में सड़ने से बचाते हैं। और आप लोग यहाँ पे देखते होइएगा, जैसे ये स्मॉल आंत है, स्मॉल आंत में क्या होगा, ज्यादा देर तक तो भोजन रहेगा नहीं। यहाँ पानी अगर हम कम पिए तो क्या होगा, यहाँ पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, सभी चीज का यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा। अगर पानी कम पिएंगे तो क्या होगा, हमारे पाचन की क्रिया में भी प्रॉब्लम आएगी। यदि पानी ज्यादा हुआ तो क्या हम लोग का शरीर कितना फिट रहता है। और हम लोग इसमें बहुत बहुत रस पढ़ चुके हैं। अगर रस क्या ऐसा नहीं है कि जो ये आम का जूस चाहे कुछ, सब जूसे है। हम लोग जूस पिए चाहे नहीं पिए तभी जूस बनते ही रहता है मेरे शरीर में। इसलिए अगर कोई पूछे तो बोलना है क्या, प्रत्येक दिन हम जूस पीते हैं, डरना नहीं है। ठीक है, तब आज आप लोग के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।